नमस्कार। आज हम करने जा रहे हैं ESO 12 का बुक नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट, गांव और बाहरी दुनिया। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें हम पढ़ेंगे गांव और बेहतर आर्थिक व्यवस्था में प्रथम विश्व युद्ध की पूर्व आर्थिक अंतर्निर्भरता। विश्व युद्ध की पहले जो हमारी आर्थिक निर्भरता थी वो उसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा पढ़ेंगे आधुनिक समय में आर्थिक अंतक्रिया। आधुनिक समय की बात करेंगे और जो प्रथम विश्व युद्ध के पहले की बात करेंगे। गांव और आर्थिक व्यवस्था, गांव और बेहतर आर्थिक व्यवस्था। ब्रिटिश पूर्व भारत में गांव आर्थिक रूप से, इसमें आप ध्यान सुनिएगा, स्टोरी के माफिक आप सुनिएगा, एक स्टोरी की तरह, तब आपको अच्छे समझ में आएगा। कोशिश करना कि आप स्टोरी की तरह सुने, आपको फिर ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ब्रिटिश पूर्व भारत में गांव आर्थिक रूप से एक आत्मनिर्भर इकाई थी। जजमानी व्यवस्था, अनाज के रूप में भुगतान एवं अविकसित संचार व्यवस्था के प्रचलन को देखते हुए गांवों को आत्मनिर्भर इकाइयों के रूप में देखने की धारणा का जन्म हुआ। गांव जो थे अविकसित थे, इतने, जो आधुनिक समय की बात की जाए तो इससे बहुत पिछड़े हुए थे। तो शुरू करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध की पूर्व आर्थिक अंतर्निर्भरता। पारंपरिक भारत में पड़ोसी गांवों में साप्ताहिक बाजार हुआ करते थे। पुराने समय में आप सब भी जानते होंगे, एक बाजार हुआ करते, एक बाजार लगता था गांव में, एक सप्ताह में एक बाजार लगता था तथा ये तथ्य इसका परिचायक है कि सोने और चांदी जैसी वस्तुओं के लिए, जो शादी के लिए आभूषणों के लिए जरूरी होते थे, शहरों पर निर्भरता बनी हुई थी। गांव जो खाने पीने से रिलेटेड होता था उनका तो अपने आप ही उपजाऊ, अपने आप ही व्यवस्था कर लेते थे, पर जो चीज़ें वो खुद नहीं निर्मित कर पाते थे, खुद नहीं बना पाते थे, तब वो शहरों के ऊपर निर्भर थे। तो शहरों पर निर्भरता सिर्फ जिसे आभूषण खरीदना हो सोने चांदी से रिलेटेड, तो इसके लिए वो शहरों की ओर जाते थे। ऐसे वो अपने लिए खुद हर चीज़ का निर्माण कर लेते थे। ग्रामीण भारत में आज भी साप्ताहिक बाजार देखने को मिलते हैं। यद्यपि परिवहन और संचार के साधनों में सुधार होने से नियमित बाजारों से युक्त शहरों में जाना ग्रामीणों के लिए आसान हो गया है। अब जो परिवहन हो गया, जो गाड़ियाँ मोटर चलने लग गए हैं, इसका इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा है कि गांव से लोग आराम से अब कुछ भी खरीदना होता है तो वो बस में चढ़े, अपना जो भी चीज़ें हैं वो तुरंत अपनी सुविधाओं के अनुसार वो अपना पहुंच जाते हैं। जो संचार परिवहन व्यवस्था है वो अच्छी हो गई है ग्रामीण में। ये बाजार न केवल आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं बल्कि राजनीतिक, मनोरंजक एवं सामाजिक क्रियाकलापों के केंद्र बन गए हैं। अब गांवों के भीतर सभी शिल्पकार एवं सेवाकर्मी जातियां नहीं रहती। ज़रूरी नहीं कि अब शिल्पकार ही हों या जो दूसरों की सेवा करते हों या वैसी जातियां हों जो खुद की एक, आप समझ सकते हैं, खुद की एक जैसे जूते बनाने वाले हों तो खुद सिर्फ जूते ही बनाते चले आ रहे हों, ऐसा कुछ नहीं है। अब लोग धीरे धीरे हट रहे हैं अपनी पौराणिक व्यवस्थाओं से। शिल्पकार या सेवाकर्मी जातियां नहीं रहती, छोटी बस्तियों में तो एकदम नहीं। ब्रिटिश पूर्व भारत में निस्संदेह छोटी बस्तियों का अनुपात काफ़ी ज़्यादा रहा होगा, क्योंकि ब्रिटिश काल के दौरान ही देश के अलग अलग भागों में बड़ी बड़ी सिंचाई परियोजनाएं प्रारंभ की गई थीं। काफ़ी बड़ी संख्या में किसी भूभाग पर मतलब अपना जीवन या जो जीवन जीते थे, अपने जो भी इससे रिलेटेड अपनी सुविधाओं के अनुसार हर चीज़ का निर्माण कर लेना और उसके अकॉर्डिंग सब कुछ अपने आप में ठीक कर लेना। काफ़ी बड़ी संख्या में किसी भूभाग पर जीवनोपार्जन के लिए सिंचाई लोगों को सक्षम बनाती है।
गांव के अध्ययनों से ये स्पष्ट है कि कुछ जातियां एक से अधिक गांवों को सेवाएं मुहैया कराती थी। गांव मतलब अपने गांव को छोड़कर दूसरे गांव में भी लोग जाते थे। जो भी चीज़, चाहे बाज़ार के लिए जाना हो, चाहे मेला लग रहा हो, उसके लिए अपनी सेवाएं, कोई भी चीज़ सेवा प्रदान करनी होती थी। जैसे किसी का दूसरे गांव में विवाह हो रहा है तो अपना मिठाइयाँ वाले वहाँ पहुँच जाते थे। इस प्रकार अपनी सेवाएं पहुँचाते थे। गांव के लोग हमेशा पड़ोसी गांवों के लोगों पर निर्भर रहे हैं। दूसरी ओर शहरी जनसंख्या अनाज, विशेष प्रक्रिया द्वारा सुरक्षित खाद्य पदार्थ, कच्चा माल एवं हस्तशिल्प जैसी अपनी बुनियादी आवश्यकताओं के लिए ग्रामीण उत्पादों पर निर्भर थी। जैसे कोई कच्चा माल हो या कोई मसाला टाइप में हो या खाद्य पदार्थ हो, खाने पीने से रिलेटेड कोई, जैसे चावल, गेहूँ, ये सारी चीज़ें, कोई अच्छी बनावट हाथों से कोई भी चीज़, फूल या जो भी चीज़ें हाथों से रिलेटेड बनाई गई हों, उनके लिए जो शहरों के लोग होते हैं वो ग्रामीण लोगों पर निर्भर होते थे। इस तथ्य का चित्रण आप चित्र के माध्यम से कर सकते हैं। तो देखते हैं इसमें चित्र। तो इसमें ये चित्र रहा, जैसे अगर आपके पास ये बुक होगी तो आप ये चित्र देख लेना। इसमें ये कह रहा है मैं अपने गांव में गेहूँ लाया, मतलब ये गेहूँ लाया है, तो ये कुछ और लाया है। तो अगर इनके पास पैसे इतने नहीं है तो एक दूसरे को चीज़ें प्रदान करके अपनी चीज़ें जो उनको लेनी होती थी वो ले लेते थे। गेहूँ के बदले चावल देके या चावल के बदले गेहूँ देके, इस प्रकार अपनी चीज़ों को ले लेते थे। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक समय में आर्थिक अंतक्रिया। पिछले उसमें हमने ये पढ़ा कि, अगर आपने ध्यान सुना होगा तो समझ में आ गया होगा, इसमें हमने ये पढ़ा कि गांव के लोग और शहर के लोग किस तरह एक दूसरे पर निर्भर हैं। गांव के लोग किन चीज़ों के लिए शहरों के ऊपर निर्भर हैं और शहर के लोग जो हैं वो किन चीज़ों के लिए गांव पे निर्भर हैं। ये आप सोचिएगा, मैंने पढ़ाया आपको कि गांव के लोग जो हैं वो आभूषण या सोना चांदी से रिलेटेड खरीदने के शहरों पे निर्भर होते हैं, और शहर के जो लोग होते हैं वो अपने खाद्य पदार्थ, खाने पीने से, चावल, गेहूँ या अन्य चीज़ों से जो हाथों से बनाई जाती हैं उन पर निर्भर होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आधुनिक समय में आर्थिक अंतक्रिया। आधुनिक समय की बात की जा रही है इसमें। भारत में औपनिवेशिक आर्थिक व्यवस्था के विस्तार के फलस्वरूप भारतीय गांव अपने जूट एवं कपास के उत्पादों की बदौलत कपास मतलब रुई के उत्पादों के बदौलत विश्व बाजार से जुड़ा। फलस्वरूप अनेक लघु छोटे उद्योगों का हर्ष हो गया। इसी शताब्दी में विशेषकर प्रथम विश्व युद्ध के बाद से नए आर्थिक अवसरों के उपलब्ध होने से नगरीकरण और औद्योगिकरण के फलस्वरूप भारतीय गांव व्यापक आर्थिक व्यवस्था का एक भाग बन गया। अपने इन चीज़ों के बदौलत वो एक बड़े शहर, एक बड़े विश्व बाजार से जुड़ गया अपने कपास उत्पादन से, और धीरे धीरे वो एक औद्योगिकरण, एक बहुत ही बड़ा बाजार बन गया जिसमें वो अपनी चीज़ों को अर्दानियाँ प्रदान कर सकते थे, अपनी चीज़ों को अपना एक लाभ कमा सकते थे। तो एक बहुत विश्व बाजार से जुड़ गया अपनी उगाई हुई चीज़ों के माध्यम से। आर्थिक क्षेत्र में ये नए अवसर अलग अलग गाँवों के लिए अलग अलग थे। आर्थिक तौर पे बात की जाए तो अलग अलग गाँव में अलग अलग तरह की अलग अलग ही अवसर मिलेंगे, लाभ भी अलग अलग मिलेंगे। कुछ शोध अध्ययनों से दृष्टांत देकर हमने बताया कि ये प्रक्रिया कैसे प्रारंभ हुई। भारतीय गांव का एक संपूर्ण चित्रण S.C. दुबे की पुस्तक में देखने को मिलता है। इस पुस्तक में एक पूर्ण अध्याय ग्रामीण जीवन में होने वाले परिवर्तनों की प्रकृति को समर्पित है। इसमें शमीरपेट गांव के हैदराबाद शहर से बढ़ते हुए संबंधों को दर्शाया गया है, जो यहाँ तक कि धोबियों के समूह में सहज परिलक्षित है। आगे बढ़ते हैं। मैकिम मरियट ने उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ जिले के किशनगढ़ गांव में गांव के इर्द गिर्द बसे अलग अलग गांवों के लोगों की पारस्परिक अंतक्रियाओं का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है। किसने? मैकिम मरियट ने। मैरियट ने लिखा, ब्राह्मण, पुरोहित, हज्जाम, कुम्हार, बढ़ई, पानी वाले एवं सफाई कर्मचारी जो किशनगढ़ी में रहते हैं, करीब 15 अन्य गांवों में अपने पारंपरिक
आश्रयदाताओं की सेवा करने जाते हैं। चाहे ब्राह्मण हो, चाहे हज्जाम हो, ये सारे दूसरे गांव में अपनी सेवाएं प्रदान करने जाते हैं, सेवा देने जाते हैं और अपने कुल आय की आधी कमाई इन्हें बाहरी आश्रयदाताओं से करते हैं। मतलब ये आधी कमाई तो बाहरी गांव वालों से ही प्राप्त कर लेते हैं अपनी अपनी सेवा प्रदान करके। किशनगढ़ी के व्यवसायी किशनगढ़ी में ही नियमित रूप से किशनगढ़ी में ही नियमित रूप से ग्रामीण इलाकों में कई मील अंदर जाकर फेरे लगाते हैं। वह श्रमिक मजदूर जिन्होंने अपना निवास स्थान अभी भी किशनगढ़ी में बना रखा है, काम के लिए 25 अन्य बाहरी स्थानों को जाते हैं। 25 अन्य बाहरी स्थानों को जाते हैं, जिनमें 10 शहर भी शामिल हैं। 3 महीनों की एक अवधि के दौरान 3 महीने की एक अवधि के दौरान एक समय के दौरान मैंने 44 अलग अलग विशेषज्ञों की गणना की थी जो किशनगढ़ी में आए थे। इसमें ही बताया गया है कि कैसे लोग अपनी सेवाएं दूसरे गांव में अपने दूसरे गांव पहुंच जाते हैं और उनको वहां से ज़्यादा लाभ मिलता है। 25-25 गांव, अब 25-25 दूरी स्थान, पता नहीं कहाँ कहाँ लोग जाते हैं कमाई करने के लिए। तो मैकीमेटे ने ये उस गांव में गए, इन्होंने उस पर अध्ययन किया कि कौन से काम करता है। कर्नाटक की बात की जाए तो कर्नाटक स्थित रामपुरा के अध्ययन में, कर्नाटक में कहाँ, रामपुरा अध्ययन में एम.एन. श्रीनिवास ने पाया कि द्वितीय दूसरे विश्व युद्ध में भूस्वामिधिकारी जो भूमि के स्वामी होते थे, प्रमुख वोकलिंगा जाति की नगद आय में एकदम से वृद्धि कर दी थी। आय में ये अप्रत्याशित वृद्धि युद्ध काल में राशन वितरण व्यवस्था के अपनाए जाने एवं उसकी आपूर्ति में होने वाली कमी के फलस्वरूप कालाबाजारी में वृद्धि होने के परिणाम हुआ था। जो बड़े भूस्वामी होते थे, उन्होंने जो आय होती थी उसकी ज़्यादा कीमत कर दी। जो उनकी कमाई का वो आय होती थी ज़मींदारों की, उन्होंने ज़्यादा कर दी कालाबाजारी, क्योंकि उन्होंने ऐसा कर दिया कि लाभ सिर्फ उन्हीं को पहुँचे, जो आम लोग हैं, आम जनता, उनको इतना लाभ ना पहुँचे। युद्धकालीन लाभ को कई तरीके से इस्तेमाल किया गया। जब गांव में बिजली आई तब दो चावल मिल स्थापित किए गए थे। बस यातायात मार्ग भी प्रारंभ हो गया, जिसके फलस्वरूप नज़दीकी शहर मैसूर से संपर्क आसान हो गया। अब उनका एक पैर गांव में तो दूसरा पैर शहर में हो गया। युद्ध का समय था तो उसमें कई को लाभ मिला, कई को हानि मिली। तो जो सरकारी व्यवस्थाएं थी उसमें तो ये कोशिश की गई कि जनता को जितना ज़्यादा हो सके लाभ मिले। तो इस प्रकार जो यातायात के प्रारंभ कर दिए, परिवहन स्टार्ट कर दिया। तो इस प्रकार जो लोग हैं गांव से शहरों की ओर, एक पैर मतलब उनका शहर में, इसमें यही बताया गया है कि एक पैर शहर में तो एक पैर गांव में। इसका मतलब यही है कि लोग इतना संचार व्यवस्था इतनी अच्छी हो गई कि लोगों को अब एक गांव से दूसरे गांव जाने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु के तंजौर जिले स्थित कुम्भपेटाई गांव में गफ ने अध्ययन किया। सिर्फ आपने ये नहीं सोचना कि क्या आपने सिर्फ स्टोरी की माफिक समझना है कि इसमें किसकी बात की गई है। कोशिश करना 2-3 पॉइंट्स आप याद करने। इससे मैं सारे पॉइंट पढ़ रही हूँ तो आप याद रखना कि 2-3 पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। याद भी नहीं तो आपको समझ आना चाहिए कि आप लिख सकें बस, और कोई हवा नहीं है कि समझ नहीं आ रहा है या कुछ भी ऐसा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तमिलनाडु की स्टोरी की तरह सुनिएगा। तमिलनाडु के तंजौर जिले स्थित कोम्बुटापे गांव में गफ ने अध्ययन किया। उनके अनुसार शिक्षा और रोजगार के लिए प्रमुख ब्राह्मण समूह के सदस्यों का शहर की ओर प्रव्रजन और कुम्भटाई में पड़ोसी एवं कम उपजाऊ क्षेत्रों से छोटी जातियों का आगमन व्यापक आर्थिक व्यवस्था में कुम्भपटाई की ज़्यादा अंतक्रिया को दिखाता है। इसमें ये बात की गई है कि जो बड़े लोग होते थे, बड़े जाति के लोग होते थे, ये ऐसे कहते जिनके पास आर्थिक व्यवस्था से वो अच्छे थे,
तो जो ब्राह्मण होते थे वो सिर्फ शिक्षा के लिए बाहर जाते थे, और जो छोटी जाति के लोग होते थे जिनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती थी, वो जो छोटे लोग होते थे वो सिर्फ कमाने के लिए ही बाहर जाते थे। ये अभी भी आप ज़्यादातर समझ सकते हैं कि लोग जो बड़े घर के होते हैं या तो जिनके अच्छे फैमिली होते हैं, अच्छे कमाने वाले होते हैं, वो अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं पढ़ने के लिए। तो इसी और जो गरीब होते हैं वो बाहर कमाने के लिए जाते हैं। तो इसमें यही बात की गई है कि तमिलनाडु के तिजोर ज़िले की यही बात की गई है। MSA राव द्वारा दिल्ली के किनारे स्थित यादवपुर गांव के अध्ययन से ये स्पष्ट है कि दिल्ली महानगर के विकास ने बाजार फैलाव, डेयरी एवं पशुधन, खेती व्यवसाय और परिवहन तथा शहरी रोजगार के विस्तृत अवसर सर्जित किए हैं। MS राव ने भारत में गांवों पर 3 तरह के शहरी प्रभावों को निर्दिष्ट किया है। मतलब 3 तरह के गांवों को उन्होंने देखा। प्रथम ऐसे गांव आते हैं जिनकी एक बड़ी जनसंख्या ने भारतीय शहरों या समुद्र पार के शहरों में रोजगार प्राप्त किया। कहाँ पे? भारतीय शहरों में और समुद्र पार के शहरों में रोजगार प्राप्त किया। ऐसे गांव के लोग वे अपने परिवार को नियमित रूप से पैसे भेजते हैं जो उनके पीछे गांव में रहते हैं। शहरी रोजगार की बदौलत अर्जित पैसे का उपयोग गांव में आधुनिक मकान बनवाने या ज़मीन या उद्योग में निवेश के लिए किया जाता है। शैक्षणिक संस्थाओं आदि की स्थापना के लिए दान भी दिए जाते हैं। ये सभी कार्यकलाप उनके परिवारों की सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि करते हैं। उनकी प्रतिष्ठा समाज में और अच्छी हो जाती है। जो लोग समाज के कल्याण के लिए स्कूल के लिए या अन्य जो भी सामाजिक कल्याण के लिए हो, जो लोगों के लिए हो, अगर वो जो शहर में अच्छा खासा कमा रहे हैं, गांव में पैसे भेजते हैं, तो उनका एक प्रतिष्ठा समाज में अच्छी हो जाती है। इस प्रकार ऐसे गांवों में शहरी प्रभाव आसानी से दिख जाते हैं। यद्यपि ये गांव भौतिक रूप से शहर या नगर के समीप स्थित नहीं होते। तो आप जानते ही होंगे, अच्छे समझ में आ ही गया होगा आई थिंक आप सबको, क्योंकि अभी भी ऐसे ही होता है। लोग शहरों में जाते हैं, बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, वहाँ से अच्छा खासा पैसा कमाते हैं और अपने गांव भेज देते हैं। उन्हीं पैसों से बड़े बड़े घर बनते हैं गांव में, और लोग जो दान देते हैं उससे, चाहे स्कूल के बारे में, चाहे मंदिर बनवाने के बारे में हो, तो इस प्रकार उनकी एक प्रतिष्ठा बन जाती है कि उन्होंने सेवा प्रदान की। तो दूसरा पढ़ते हैं। दूसरे प्रकार का प्रभाव ऐसे गांवों में देखने को मिलता है जो औद्योगिक शहर के नज़दीक होते हैं। मतलब जहाँ फैक्ट्रीज़ हों या बड़े बड़े काम होते हों, औद्योगिक शहर, उनकी ज़मीनें पूर्णतः या तो अशत अधिग्रहित कर ली जाती हैं। ऐसी जगहों में बाहर से आवर्जक श्रमिकों को रेला आता है। मतलब बहुत बड़ी संख्या में गांव के लोग आते हैं, श्रमिक जो मजदूर होते हैं वो आते हैं, जो गांवों के भीतर शहरों या बाज़ारों की मांग को बढ़ा देते हैं। गांव के लोग दूसरे गांव में जाते हैं जहां, या दूसरे शहर में जाते हैं जहां बड़े बड़े उद्योग लगे होते हैं, वहां पे काम करते हैं, चाहे कपड़ा बुनाई काम हो, चाहे जो मर्जी काम हो। तो उस प्रकार शहरों में उसकी कीमत एकदम बहुत हाई हो जाती है। गांवों पर तीसरे तरह का प्रभाव महानगरीय शहरों के विकास का परिणाम है। जैसे जैसे शहर का विस्तार होता है, ये बाहरी सीमा पर बसे गांवों को अपने में मिला लेते हैं। अनेक गांव अपनी ज़मीनों से हाथ धो बैठते हैं, जिसका उपयोग महानगर अपने विकास के लिए करता है। इस भूमिविहीन गांवों के निवासी अपने नगद मुआवजे की राशि को या तो दूर दराज स्थित ज़मीन खरीदने में या वाणिज्य में निवेश करते हैं। जो लोग शहर है, अगर वो गांव भी है और गांव से सटा हुआ शहर है, तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे वो शहर ना उस गांव को भी अपने में समेट लेता है, और उनको जो जिनके मालिक होते हैं, गांव वाले जिनके जो मालिक होते हैं ज़मीनों के, उनको थोड़ा बहुत पैसा मिल पाता है, और उन्हीं पैसों को वो या तो अपने उसमें लगाते हैं, अपने कोई भी काम खोलना होता है अपने उसमें लगाते हैं, और या तो
ज़मीन अपने दूसरे शहर में ज़मीन खरीदने में निवेश कर देते हैं या फिर फिजूल खर्ची में ही बर्बाद कर देते हैं। गांव के लोग सामान्यतः शहरी रोज़गार चाहते हैं। गांव के लोग सामान्यतः शहरी रोज़गार चाहते हैं। शहर के छोर पर स्थित वह गांव जिनकी ज़मीन अभी भी पूर्णतः अधिकृत नहीं की गई है या अशतः की गई है, वह बाजार, डेयरी एवं पशुपालन आदि व्यवसायों से संबद्ध हो जाते हैं। कुछ शहर में रोज़गार ले लेते हैं और रोज़ आना जाना प्रारंभ कर देते हैं। स्पष्ट है कि ब्रिटिश काल में भी भारतीय गांव आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं था। ब्रिटिश काल में प्रारंभ होकर और स्वतंत्रता के बाद सशक्त होने पर मजबूत होने वाले औद्योगिकीकरण और नगरीकरण ने भारतीय गांवों को बेहतर अर्थतंत्र का एक भाग बना दिया। ग्रामीण इलाकों में चलाए जाने वाले नियोजित विकास ने एक प्लानिंग के द्वारा जो विकास ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में और सुधार किया। समाजशास्त्र के नवीनतम अध्ययनों ने कृषि आंदोलनों, भू आंदोलन, भूमि सुधार, सामुदायिक विकास और हरित क्रांति पर अध्ययन केंद्रित किया। जो समाजशास्त्र के जो नए नए अध्ययन, मतलब कह सकते हैं कि जो नई नई टेक्नोलॉजी आई है, उन लोगों ने ही कहीं ना कहीं हर चीज़ों पर ध्यान देना शुरू कर दिया और इस प्रकार कहीं ना कहीं कृषि आंदोलन भी शुरू हो गए, भूदान आंदोलन, भूमि सुधार, तो इन सब पे एक जोर पड़ने लगा। सामुदायिक विकास के लिए हरित क्रांति पर ध्यान केंद्रित किया गया। इन कार्यकलापों का संगठन व्यापक स्तर पर चलाया जाता है, जिसमें कई गांव और अनेक अभिकरण शामिल रहते हैं। इन अध्ययनों से स्पष्ट है कि गांव बेहतर अर्थतंत्र का भाग है। क्या आपको अभी भी लगता है कि आर्थिक रूप से भारतीय गांव आत्मनिर्भर थे या हैं? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि क्या आपको भी लगता है कि भारतीय गांव आत्मनिर्भर हैं या कभी थे? तो इस प्रकार, तो आई होप आपको ये वाला कोशिश की थी आपको अच्छे समझ में आए और मैंने आपको अच्छे से समझाया। तो आगे पढ़ते हैं। गांव और जाति एवं नातेदारी की बेहतर व्यवस्था। गांव की बात की गई है, एक दूसरे पर निर्भरता। गांव और जाति एवं नातेदारी की बेहतर व्यवस्था। गांव में जातियों का ऊपर से नीचे तक एक परस्पर निर्भरता वाले संबंधों का अमूर्त रूप है। मतलब गांव जाएंगे, आप गांव में रहते होंगे, गांव के निवासी होंगे, तो आपको पता है गांव में जाति व्यवस्था या जाति कितनी महत्वपूर्ण रखती है। अर्थात गांव अलग अलग जातियों के बीच पाए जाने वाले संबंधों का परिचायक है। हर जाति के लोग एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं अपने कार्यों के लिए। इसकी अभिव्यक्ति जजमानी व्यवस्था में हुई। जैसे अगर आपने पीछे पढ़ा होगा तो मैंने आपको समझाया जजमानी व्यवस्था में कैसे ब्राह्मण राजा को अपना सेवा प्रदान करता है और ब्राह्मण को छोटे लोग प्रदान करते हैं अपनी सेवा। तो वही जजमानी व्यवस्था में आपको पता चल गया होगा। परंतु यह ऊर्ध्व संबंध जाति और नातेदारी के समांतर बंधनों द्वारा अर्थात जाति के भीतर पाए जाने वाले संबंधों द्वारा विचित कर दिए जाते हैं। जो गांव से बाहर दूसरे गांवों और शहरों तक फैले होते हैं। एक व्यक्ति के संबंधी अलग अलग गांव में फैले होते हैं और व्यक्ति को जन्म, विवाह एवं मृत्यु जैसे अवसरों पर उनसे अंतक्रिया करनी होती है। एक व्यक्ति को इन संबंधियों पर आड़े समय में मदद के लिए भी निर्भर रहना हो सकता है। उत्तर भारत में जहाँ गांव से बाहर विवाह संबंध स्थापित करने और जाति के भीतर ही विवाह संबंध बनाने की प्रथा प्रचलित है। तो इसमें यही बात की गई कि गांव के अगर एक सदस्य है, एक व्यक्ति है, तो उसके जो सदस्य होंगे जो उसके परिवार से रिलेटेड होंगे ना, वो अलग अलग गांव में रहते हैं। तो कभी भी चाहे शादी हो उस व्यक्ति की या उसके परिवार की, तो सारे लोग आ जाते हैं। और कभी उसकी ज़रूरत पड़ती है या पैसों की, कोई भी आर्थिक मदद चाहिए उसे, तो वो जो रिश्तेदार होते हैं वो उसकी मदद भी करते हैं।
जहाँ गांव से बाहर विवाह संबंध स्थापित करने तथा जाति के भीतर ही विवाह संबंध बनाने की प्रथा प्रचलित है। कहाँ पे? उत्तर भारत में। व्यक्ति को अपने बेटे या बेटी की शादी के लिए गांव से बाहर जीवन साथी की तलाश करनी होती है। दक्षिण में कहा जाए तो दक्षिण भारत में ग्रामीण बहिर्विवाह एक नियम नहीं है। मतलब गांव से बाहर विवाह नहीं कर सकते, गांव में ही करना होता है। कहाँ पे? दक्षिण में। और उत्तर की बात की जाए तो गांव में तो विवाह कर ही नहीं सकते। ये 2-3 गांव या 6-7 गांव छोड़कर विवाह करते हैं। यहाँ तक कि उत्तर भारत में अपना जिला छोड़ के दूसरे जिले के लड़का या लड़की को ढूंढते हैं, तो इतनी दूरी रखते हैं। लेकिन दक्षिण में इसका उल्टा है। दक्षिण में बहिर्विवाह का नियम ही नहीं है, और वहाँ लड़की तथा उसके मामा के बीच या ममेरे फुफेरे भाई बहनों के बीच, मामा के या फूफा के भाई बहनों के बीच विवाह संबंध पसंद किया जाता है। अपने ही परिवार में, अपने ही नानी के घर में विवाह कर दिया जाता है बुआ के बच्चों का। ऐसे क्षेत्रों में भी जीवन साथी की तलाश के लिए लोगों को प्राय गांव से बाहर भी प्रयास करना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आपने अच्छे समझ लिया होगा कि जाति विवाह संबंध कैसे होता है, और लोग एक दूसरे जुड़े किस प्रकार होते हैं, जातियाँ किस तरह बटी होती हैं, लोग सहयोग किस प्रकार करते हैं, लोग किस तरह एक व्यक्ति के परिवार अन्य लोगों में बटे होते हैं। तो आप काफ़ी पॉइंट्स अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं। वह समझ लीजिए, सिर्फ समझ लीजिए, समझ आ ही जाएगा। गांव से रिलेटेड आ गया, जाति से नातेदारी से संबंधित आ गया, तो आप ये लिख सकते हैं। गांवों के अध्ययन से कुछ उदाहरण, अब उदाहरण भी देख लीजिए। भारतीय गांवों का अध्ययन करने वाले समाजशास्त्रियों ने बताया कि गांव कैसे जाति एवं नातेदारी की बेहतर व्यवस्था का एक अभिन्न अंग है। नातेदारी का अर्थ है कि जिसे शादी विवाह के द्वारा जो रिश्ते बनते हैं उसे ही नातेदारी कहा जाता है। उत्तर भारत के एक गांव के अध्ययन में ऑस्कर लेविस ने बताया कि रानीखेड़ा मूलतः उत्तर भारत के अन्य गांवों की भांति ही नातेदारी बंधनों पर आधारित एक बेहतर अंतर्गांव तंत्र का एक ही भाग है। दूसरे ग्रामवासी प्राय अपने ही संबंधी होते हैं, और सभी गांव नातेदारी की शब्दावली में माँ के भाई का गांव, दादा का गांव या दादी के गांव के रूप में वर्गीकृत रहते हैं। मतलब वर्गों में बटे होते हैं, कहीं ना कहीं वो अपने ही रिलेटेड, अपने रिश्तेदारों से रिलेटेड होते हैं जो दूर दूर रहते हैं। गांव में ही रहते हैं पर कहीं दूर दूर, कहीं दूसरे गांव, कहीं तीसरे गांव। जैसे विवाह संबंध के द्वारा शादी कर दी जाती है। जैसे मैंने बताया कि उत्तर भारत में कैसे होता है, एक गांव से अपने गांव को छोड़कर 2-3 गांव में शादी कर देते हैं, तो किस प्रकार नातेदारी बन जाती है। उसी प्रकार उत्तर प्रदेश के एक गांव किशनगढ़ी के विषय में मैकिल मेरियट ने लिखा, किशनगढ़ी में 46 स्थानीय वंश परंपरा वाले समूह मौजूद हैं। कितने? 46, जिनमें से प्रत्येक अपने वंशक्रम से दूसरे से बिल्कुल अलग है। गांव के भीतर इन समूहों के अंदर या आपस में इनके बीच कोई वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया जाता। गांव की बेटियां विवाह करके दूसरे गांव में जाती हैं, और बहुएं विवाह करके दूसरे गांव से किशनगढ़ी में लाई जाती हैं। आने जाने का ये सिलसिला 300 से भी अधिक गांवों में विवाह संबंध स्थापित कर जारी रखा गया है। फिलहाल 57 विवाह संबंधों के द्वारा किशनगढ़ी ने अपना संपर्क 16 शहरों एवं नगरों में बना रखा है। मतलब विवाह के द्वारा कितने, एक गांव से कितने लोग विवाह करते हैं और कितने गांव जुड़ जाते हैं एक गांव से। किशनगढ़ी के आधे विवाह संबंध ऐसे स्थानों से जुड़े हुए हैं जो 14 मील से भी अधिक दूरी पर हैं, जबकि 5% विवाह संबंध किशनगढ़ी को 40 मील से भी अधिक दूरी वाले स्थानों से जोड़ते हैं। 40 मील से भी अधिक दूरी वाले स्थानों को जोड़ते हैं। तो हम यहीं तक आज रखते हैं, आज हम यहीं तक कोशिश करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हम बाद में करेंगे। चैप्टर डी मतलब नेक्स्ट पार्ट, अंतर जातीय संबंधों का स्थानिक विस्तार, इसको हम बाद में करेंगे, यहाँ शुरू करेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं।
आपको समझ में आया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया हो तो एक बारी फिर से वीडियो देखिएगा। ज़रूर ये बात तो पक्की कि अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, एक स्टोरी की तरह सुनिएगा, कोशिश ये करिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।